वेलकम टू पार्ट 2। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इशू के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट जो चैप्टर है अभी हम स्टार्ट करते हैं। डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो पहले ऐसा होता था कि जो माँ है उसके पेट में लड़का है या लड़की, और अगर पता चलता था कि लड़की होने वाली है तो वो पहले ही जो है उसको अबॉर्शन करवा देते थे, ठीक है। लेकिन इससे एक समस्या पैदा होती है। इससे समस्या ये पैदा होती है कि लड़कियों की जो संख्या है वो क्या होती जाती है, कम। ये हमने पहले ही देखा था कि माता पिता जो है वो एक लड़की की तुलना में जो है वो लड़के को ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं? यस, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है माँ बाप का कि लड़की जो है वो शादी करके एक दिन चली जाएगी, उसके लिए क्या देना पड़ेगा? दहेज देना पड़ेगा। और भाई लड़का क्या करके देगा? पैसा कमा के देगा। ये माइंडसेट जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्टीरियोटाइप जो है वो हमने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। आगे देखो, सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू अ डिक्लाइनिंग इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या, इसको कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। इन द कंट्री इज मेयरली 919, 1000 लड़कों के प्रति लड़कियों की संख्या कितनी है? 990, यानी कि देख लो लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी कम है। और भारत के कहीं तो ऐसे इलाके हैं जहां पे जो है वो लड़कियों की संख्या 800 से भी कम है पर 1000 मेल, समझ रहे हो आप। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे लड़कियों की संख्या पर 1000 मेल 800 से भी कम है। वो नेक्स्ट मैप में अपने को पता चलेगा। इधर देखो, एज द मैप शोज दिस रेशियो हैज फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम स्टेट, ठीक है। ये मैप में पता चलेगा, ठीक है। ये मैप देखो आप, इस मैप में आपको ये ऑरेंज वाले इलाके दिख रहे हैं, ये इलाके दिख रहे हैं आपको, दीव दमन। अब यहां पे देखेंगे हम तो ऑरेंज का मतलब है 800 से भी कम। तो ये जो इलाका है दीव एंड दमन, ये बेसिकली अपने यूनियन टेरिटरी है जहां पे लड़कियों की संख्या पर 1000 मेल 800 से भी कम है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो भाई, वायलेंस एंड हरेसमेंट, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। महिलाओं को हर कोई ना कोई ऐसा इलाका है या कोई ना कोई ऐसा काम का इलाका है जहां पे उनको जो है वो हरेसमेंट और वायलेंस फेस करना पड़ता है। वायलेंस कैसे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में भी देखा होगा, बेसिकली अपन ने क्या पढ़ रखा है कि औरतों को जो है इतना रिप्रेजेंटेशन शुरुआत से नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर परिवार में बैठ के कुछ आदमी बात कर रहे हैं और अगर वो औरत बीच में बोलने लग जाती है तो उसको क्या कर देते हैं? चुप कर देते हैं। या कई घर में कहते हैं कि चली जा अंदर, कि तेरा यहाँ पे काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन जो है उसको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे, मौका ही नहीं दे रहे उसको, ठीक है। अब देखो भाई, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध जो है वो उत्पीड़न, शोषण और हिंसा की घटना की रिपोर्ट मिलती है। आप न्यूज़पेपर ओपन करोगे ना तो डेली कहीं ना कहीं आपको घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। कि आज उसके साथ हरेसमेंट हो गया, या हस्बैंड ने अपने बीवी को मार दिया, ठीक है। या फिर आजकल क्या थोड़ा उल्टा हो गया है, अभी आदमी जो है वो ड्रम में मिल रहे हैं, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई फ्रिज में मिल रहा है। खौफ क्या बना के रखना जरूरी है थोड़ा उल्टा हो गया। देखो भाई, जोक सपाट, वापस टॉपिक पे आते हैं। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन, ठीक है। शहरी जो इलाके हैं वो स्पेशली औरतों के लिए क्या हो गए? अनसेफ, ठीक है। अब अनसेफ कैसे? एक लड़की अगर जो है वो काम पे गई है, सुबह शाम को काम से वापस लौट रही है, तो छेड़खानी होना उसके साथ नॉर्मल बात है, ठीक है। कमेंट पास कर देंगे। या आपको पता है कई कई लड़कों की आदत होती है, तो छपरी वाली बाइक लेंगे और एकदम झन्नाटे से जो है वो पास में से निकलेंगे। क्या बनते हैं? कूल बनते हैं। अरे भाई साहब कि स्टड है भाई, कि ऐसे झन्नाटे से निकल गया, और लड़की क्या हो जाएगी? इम्प्रेस, फुद्दू लगते हैं ऐसे। ये एग्जाम्पल था किसका? एक नॉर्मल से जो है वो आपके हरेसमेंट का, ठीक है। अब देखो भाई, दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम, अपने घर में भी जो है वो औरतें सुरक्षित नहीं है, ठीक है।
आपने आस पड़ोस में कभी नोटिस किया होगा, धमाधम आवाजें आती है कि हस्बैंड जो है वो काम पे आया, दारू वारू पी लिया, भाई साहब धोए जा रहा है बीवी को, धनाधन धनाधन, ठीक है। या इसका उल्टा, बीवी धोई जा रही है उसको, धनाधन धनाधन, फिर आसपास वाले लोग आके उसको छुड़ा रहे हैं, या कुछ ऐसे केस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि औरतें जो है वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। आपने हमारे देवी देवताओं की जो है वो मूर्तियां या तस्वीरें देखी है? कोई भी ऐसी देवी बताओ जो घूंघट में है, बताओ ऐसी कोई मुझे देवी की तस्वीर या मूर्ति बताओ जो घूंघट में नहीं है। कोई भी देवी या घूंघट में नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा क्यों है कि भाई के घर की जो महिलाएं हैं उनको कहा जाता है कि आप जो है वो इतना शटर जो है वो डाउन करके रखो? क्यों कहा जाता है? हमारी देवियां तो नहीं है। आपको पता है वैदिक काल में जब औरत जब तक हवन में अपने पति के साथ नहीं बैठती थी तब तक वो हवन सफल नहीं माना जाता था। आज भी देखो आप, जब हवन होता है ना तो जोड़े बैठते हैं। क्यों जोड़े क्यों बैठते हैं? बिना पत्नी के भाग लिए हुए हवन में वो हवन सफल नहीं है। तो अपन तो देवियों का दर्जा देते थे पत्नियों को, तो ऐसा क्या हो गया कि फिर जो है वो शाम को धमाधम जो है वो फिर आवाज आ रही है घर से कि भाई के जो है वो पीटा जा रहा है? क्या हो गया ऐसा? कभी घर पे जाके सोचना, ठीक है। इस पे मैं तुमको अलग से बताऊंगा कि ये सारे क्या सिनेरियो हुए या क्या इवेंट हुए कि भाई हमारा जो देश था, आपको पता है गार्गेयी और मैत्रेयी वैदिक काल की ऐसी औरतें थी जो आदमियों से शास्त्रार्थ करती थी। शास्त्रार्थ समझते हो? वाद विवाद करती थी किसी जो है वो टॉपिक पे, ठीक है। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम, अपने घर पे भी सेफ नहीं है। किस चीज की वजह से? बीटिंग, मारपीट की वजह से, हरेसमेंट यानी उत्पीड़न की वजह से, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एक चीज देखना आप, डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है यानी कि घरेलू हिंसा, वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती, समझ में आ रहा? मारपीट ही जो है वो हिंसा का रूप नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस का रूप नहीं है। कई बार मानसिक हिंसा भी होती है। एक घर में जो है एक औरत को जो है वो दबा के रखा जाता है कि भाई कि तुझे यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। तो क्या ये एक तरह का जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है? ये फिजिकल वायलेंस नहीं है, लेकिन ये कौन सा वायलेंस है? हाँ, मेंटल वायलेंस है, मानसिक उत्पीड़न है, ठीक है। तो उत्पीड़न भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। जरूरी नहीं है कि औरत को जो है वो शारीरिक रूप से ही प्रताड़ना दी जा रही हो, मानसिक रूप से भी प्रताड़ना दी जाती है, ठीक है। दो भाई बहन है, भाई के लिए घर में सारी आइटमें आ रही है, ठीक है। उसके लिए मिठाई आ रही है, नए कपड़े आ रहे हैं, पटाखे आ रहे हैं, और बहन के लिए जो है कि भाई फटे। कई बार आपने होता है दो तीन बहनें होती है तो ऐसा बोला जाता है कि तेरी बड़ी बहन के कपड़े जो है वो तू पहन लिया कर, और लड़का है कि भाई के हमारा लाडला है भाई, घर का क्या है, चिराग है, कुल दीपक है ना, इसके लिए क्या लाओ, नए नए कपड़े लाओ, इसको ठूसाओ भाई साहब, इसको खिला खिला के क्या करो, मोटा करो। और लड़कियां बेचारी जो है वो घर का काम करके जो है वो सड़ी गली बेचारी से पतली पतली होती जाती है, ठीक है। देखो हर पेरेंट्स जो है वो भेदभाव नहीं करते, कई जो है देखो अभी क्या हो गया, एजुकेशन की वजह से माँ बाप थोड़े अवेयर हो गए। अब माँ बाप को जो है वो लड़के की तुलना में क्या चाहिए, पहले एक लड़की चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो भावना है वो कौन बेटर समझ सकती है, लड़की बेटर समझ सकती है, ठीक है। लड़का तो वो तो शादी करके आएगा, लट्टू हो जाएगा और बहल फिसल जाएगा। कई बार ना, एक मैंने पता नहीं कौन सा तो वीडियो देखा था जिसमें एक बूढ़ी माँ थी, तो लड़का था पता नहीं पढ़ा लिखा था, तो उसके बीवी के बहकावे में आके उसने उसको बोला कि चल माँ तुझे जो है मैं वॉक पे लेके जाता हूँ, और बालकनी से उसको नीचे फेंक दिया, अपनी माँ को ही बालकनी से नीचे फेंक दिया उसको। क्यों? क्योंकि सेवा करनी पड़ रही थी, और पीछे जो उसकी वाइफ आई थी वो इस चीज से परेशान थी, तो उसने क्या अपने हस्बैंड को सिखा के, औरत देखो एक घर संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो भाई अगला क्या है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि औरतों को जो है वो राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है। देखो भाई, ऑल दिस इज वेल नोन, येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स वेलबींग आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। औरतों की सारी समस्याएं जो है वो सबको पता है, फिर भी अक्सर उस मुद्दों पर बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। आगे देखो, this had led many feminist and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention.
इतनी सारी समस्या को लेकर औरतों को एक बात तो समझ में आ गई कि जब तक पावर उनके हाथ में नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, किसी समस्या को जड़ से खत्म करना है ना, तो पावर को क्या कर लो, अपने हाथ में ले लो। जब तक आप खुद पावर में नहीं आओगे उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वन वे टू एंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो औरतों को जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, मौका मिले। अगर औरत जो है वो चुनाव में खड़े होगी, ठीक है, अपने मुद्दे बताएगी, दूसरे औरतों के मुद्दे बताएगी, तो ही जो है उस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो भाई, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। ठीक है, भारत में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, औरतों का जो है वो प्रतिनिधित्व हमेशा से कम रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। सिर्फ 2019 में ही जो है वो औरतों के रिप्रेजेंटेशन का जो रेशियो है वो आपके 14.36% जो है वो पहुंचा है। ठीक है, आगे देखिए, देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%, और राज्यसभा में तो इनका प्रतिनिधित्व आपके 5% से भी कम है। आगे देखते हैं। अब देखिए भाई, रिजर्वेशन एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। अपन ने ये पहले ही पढ़ लिया था, जहां पे आदमियों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है वहां पे औरतों का रिप्रेजेंटेशन आज भी कम है। इन मामलों में भारत कई सारे देशों से पीछे है, अपन ने पढ़ा था, याद है। ठीक है, आगे देखो, इंडिया इज बिहाइंड एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इंडिया जो है वो अफ्रीका जैसे और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से भी जो है वो पीछे हैं औरतों के प्रतिनिधित्व में। ठीक है, आगे देखो, इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। एक औरत राष्ट्रपति बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, फिर भी औरतों का प्रतिनिधित्व जो है वो राजनीति में क्या रहा है, कम रहा है। ठीक है, वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। इस चीज का सॉल्यूशन करने का एक तरीका यह है कि औरतों का जो प्रतिनिधित्व है वो क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। उनके लिए जो सीटें हैं वो क्या कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए कि इतने % जो है वो औरतों को जो है वो सीट मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए भाई, दिस इज व्हाट द पंचायत राज हैज डन। ये हमारे लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अपन ने पढ़ रखा था। सबसे ऊपर क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो पंचायती राज है, 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। औरतों के लिए कितने % सीट रिजर्व है आपके लोकल गवर्नमेंट में, 33%, या इसको जो है वो 1/3 सीट भी कह सकते हो आप। ठीक है, आगे देखिए, नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, आज जो है वो ग्रामीण आप जो है वो इलाके कह लो या फिर शहरी इलाके कह लो, वहां पे जो लोकल बॉडीज है वहां पे 10 लाख से भी जो औरतें ज्यादा है वो क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, किसकी वजह से, इसी रिजर्वेशन की वजह से। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो उनको जो है वो मौका नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूं। इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, has been passed which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, state legislative assembly and also दिल्ली असेंबली। ठीक है, देखिए 2023 में एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको महिला आरक्षण अधिनियम 2023 कहते हैं, ये पारित हुआ था। ठीक है, जो लोकसभा में, राज्य की विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में औरतों को कितने % जो है वो सीटों का आरक्षण दे रहा है, 33%। और वो अधिनियम का क्या नाम था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, लेट अस नो टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस। ठीक है, अब अपन जो है एक नए सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं, जो है आपका धार्मिक विभाजन। देखिए भाई, the division is not as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today.
ठीक है। इंडिया में कौन कौन से धर्म है भाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, है ना। अलग अलग जो है वो धर्म के जो है वो लोग आपको भारत में मिल जाएंगे, ठीक है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ये वही बात है कि अनेक प्रकार के जो है वो भारत में धर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन देयर कैन बी अ सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस देयर रिलीजन, ठीक है। भले ही व्यक्ति एक धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, लेकिन उसके जो धर्म के मानने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। भले ही एक व्यक्ति, मान लो अपन एक धर्म लेते हैं, हिंदू धर्म का एग्जांपल, ठीक है। एक व्यक्ति अलग हिंदू धर्म को मान रहा है तो उस धर्म को फॉलो करने के उसके तरीके जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा? जेंडर, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिलीजन पढ़ रहे हैं। तो जितनी जेंडर की बात नहीं होती है पॉलिटिक्स में, उतनी आपके रिलीजन की बात होती है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर जो है वो अपन वोट गेन कर सकते हैं, ठीक है। इजीली होता है, लोगों को धर्म के आधार पर भटकाना जो है वो काफी आसान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। गांधी जी व्यू एंड कम्युनलिज्म। अब राजनीति और धर्म के बारे में गांधी जी क्या कहा करते थे, ठीक है। देखिए भाई, गांधी जी कहा करते थे कि जो है धर्म, उसको कभी भी राजनीति से जो है वो अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर उनका कहना यह था कि धर्म अगर राजनीति से अलग नहीं हो रहा है तो हमको धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करनी है, बल्कि धर्म हमें जो सिखाता है, जो आदर्श सिखाता है, जो अच्छे गुण सिखाता है, उनको हमको अप्लाई करना है किसमें? राजनीति में, ठीक है। what he meant by religious was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions, ठीक है। धर्मों के अंदर की जो मॉरल वैल्यूज है वो अपने को क्या करनी है? एक्सेप्ट करनी है किसमें? राजनीति में, ठीक है। आगे देखिए। he believed that the politics must be guided by ethics drawn from religion, ठीक है, कि राजनीति जो है वो धर्म की जो नैतिकता है उसको फॉलो करके चलनी चाहिए, ठीक है। द प्रॉब्लम बिगिंस, समस्या कब पैदा होती है? जब देश में सब चीज का आधार क्या बन जाता है? धर्म। इसको क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। जब देश में सब चीज का आधार जो है वो धर्म बन जाता है, उसको कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, इधर देखिए भाई। द प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टिसान्स टर्म। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब जो है राजनेता किसी एक धर्म का पक्ष लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अपन ने नहीं पढ़ा श्रीलंका वाला तुमको एग्जाम्पल याद है कि जब श्रीलंका में बुद्धिस्ट धर्म को और सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों को प्रायोरिटी दी गई तो देश में सिविल वॉर जैसी हालत पैदा हो गई थी। पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। और जब इस तरह धर्म को राजनीति में यूज किया जाता है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स और हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। अब कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग दैट द रिलीजन इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। यह मानना कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है। देश में सारी पॉलिटिक्स का आधार क्या बन जाता है? धर्म। इसको क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिकता। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई, फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड सेक्युलर स्टेट। अब ये जो कम्युनलिज्म है या सांप्रदायिकता है, इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए कि कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सांप्रदायिकता जो है वो कई रूप ले सकती है। सबसे पहले है एवरीडे प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, रोजमर्रा के पूर्वाग्रह और रूढ़ियां, ठीक है। स्टीरियोटाइप और जो है वो प्रेजुडिस क्या होती है? अपन ने पढ़ रखा था कि हम जो है वो बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ माइंडसेट या धारणा बना लेते हैं, ठीक है। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ माइंडसेट या धारणा बना लेते हैं, लेकिन ये जो है वो देश की राजनीति के लिए क्या हो सकती है? नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। देखिए भाई, एग्जाम्पल, थिंकिंग दैट ऑल पीपल ऑफ वन रिलीजन बिहेव इन द सेम वे। हम सोचते हैं कि किसी एक धर्म के जो लोग हैं वो खराब ही हैं। ये क्या है? स्टीरियोटाइप। ये क्या है? स्टीरियोटाइप। क्योंकि अपन ने माइंडसेट बना रखा है। क्या अपन ने मौका दिया? क्या उनसे बात की?
नहीं की। अपन ने किसी की बात सुनी, कहीं पे कुछ देख लिया और ये माइंडसेट बना लिया कि किसी धर्म के जो लोग हैं वो खराब ही है। ठीक है, ये चीज जो है वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और हमारे देश की राजनीति के लिए क्या हो सकती है, नुकसानदायक और खतरनाक हो सकती है। कैसे खतरनाक होगी मैं बताता हूं आपको। सेकंड फॉर्म देखिए, क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन वन रिलीजन कम्युनिटी ट्राइज टू डोमिनेट और कंट्रोल अदर्स। Sometimes the majority community wants to rule over the minority or the minority wants special power or protection. This struggle for power creates tension between groups. देखिए, कभी कभी कंट्री में क्या होता है कि मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यक लोग ये चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में आए। ठीक है, बहुसंख्यक या फिर मेजोरिटी क्या चाहती है कि पावर उनके हाथ में आए, और माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक क्या चाहते हैं कि उनके जो हित हैं, उनके अधिकारों को क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। इससे क्या होता है, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, मान लो देश में दो धर्मों के लोग हैं, देश का क्यों ले, अपन श्रीलंका का ही एग्जांपल लेते हैं। श्रीलंका में मेजोरिटी कौन सी जो है वो सिन्हाला भाषा बोलने वाले और बुद्धिस्ट धर्म के लोग क्या थे, मेजोरिटी। माइनॉरिटी कौन थे, तमिल लोग। अब तमिल चाहते थे कि उनको भी बराबर अधिकार मिले। ठीक है, और जो ये सिन्हाला भाषा बोलने वाले बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग थे, वो ये चाहते थे कि भाई के वो जो है कंट्री पे क्या करे, रूल करे, सारे अधिकार क्या मिले उनको। जिससे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वॉर हो गया, देश में दंगे हो गए, हजारों लोगों को मरना पड़ा, कई लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मेजोरिटी ट्राइंग टू डिसाइड नेशनल पॉलिसीज बेस्ड ओनली ऑन इट्स रिलीजन। ठीक है, बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी लोग क्या चाहते हैं कि देश जो है वो उनकी नीतियों के आधार पर चले। इसमें जो है वो माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी जाती है। ठीक है, तब क्या आपके क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। या मान लो कि क्लास में ऐसा है कि ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं और कम बच्चे जो है वो पढ़ने वाले, तो हमेशा ऐसा हो रहा है कि कोई भी डिसीजन जो है वो उन ज्यादा पढ़ने वालों से जो है वो पूछ के लिया जा रहा है, और जो कम पढ़ने वाले बच्चे उनसे नहीं पूछा जा रहा है। तो कम पढ़ने वालों के मन में क्या होगा कि क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्या कम पढ़ते तो क्या हो गया, है तो इंसान ही। तो एक मन में क्या हो जाता है, घृणा पैदा हो जाती है। ठीक है, दूसरे के प्रति। चलिए भाई आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा फॉर्म क्या है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजन लाइंस। आपने देखा होगा कि कभी कभी रैलियां होती है, रैलियां निकलती है पॉलिटिकल पार्टी की, भाई साहब जोर शोर से नारे लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो सारे लोग उस पार्टी के सपोर्टर है क्या, वो खरीदे हुए है, वो बोतलों में बिके हुए लोग हैं, है ना, 40-40 35 पता नहीं, पर वो खरीदे हुए लोग हैं 100-100 200-200 रुपए में। कई बार ना आपने खुद ने वीडियो देखा होगा कि जब लोग आते हैं उससे पूछा जाता है कि अरे मैडम या भाई साहब आप यहाँ पे क्या लेने आए हो, अरे हमको तो बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था, मांग है। कौन सी मांग है, बस मांग है, ये नहीं पता कि मांग कौन सी है। तो अक्सर क्या होता है कि लोगों को धर्म के आधार पर या और किसी चीज के आधार पर क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन। ठीक है, और उन लोगों को भटकाया जाता है कि भाई कि मैं जैसे मान लो मैं वोट में खड़ा हो गया, ठीक है, अब मैंने क्या कहा मेरी जाति वाले लोगों को कि भाई मुझको ही क्या करो, आप वोट दो, मैं आपका क्या करूंगा, भला करूंगा। भटका ही रहा हूं, दूसरी जाति के क्या लोग है, क्या उनका भला नहीं करना है क्या। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल, अ पॉलिटिकल पार्टी आस्किंग फॉर वोट्स ओनली फॉर वन रिलीजन। ये वही अभी जो मैंने बताया, जो कि एक व्यक्ति जो है या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ एक धर्म से क्या करती है, वोट मांगती है। ठीक है, और दूसरे धर्म को मानने वाले की क्या करती है, उपेक्षा करती है। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो है कम्युनल वायलेंस, रायोट्स एंड मैसेकेर, ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो है वो कम्युनलिज्म है। ठीक है, दिस इज मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म व्हेन हेट्रेड टर्न्स इनटू वायलेंस। जब नफरत जो है वो आपके वायलेंस में बदल जाती है, तो इससे क्या होते हैं, दंगे होते हैं, लोगों को मारा जाता है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सच इंसिडेंट्स डिस्ट्रॉय पीस, इकोनॉमी एंड ट्रस्ट अमंग सिटीजन। इस चीज से जो है वो लोगों के बीच में क्या खत्म होता है, विश्वास खत्म होता है। एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो किसी जगह पे किसी भी चीज को लेके दंगे हो गए, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोग क्या लोगों को क्या कर रहे थे, मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जहां पे देख रहे हैं उनको मार रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि जो आदमी सुबह काम पे जाता है,
सुबह अपनी दुकान खोलता है या रेडी लगाता है, लारी लगाता है, जो भी उसका काम है, क्या उसके पास इतना समय है कि वो इन चीजों में ध्यान देगा? नुकसान किसका हो रहा है? काम करने वाले व्यक्ति का ही हो रहा है। ठीक है, दंगा होता है तो आपको क्या लगता है? दुकानें वगैरह तोड़ फोड़ दी जाती है, बसें वगैरह जला दी जाती है, गाड़ियां जला दी जाती है, नुकसान किसका हो रहा है? देश की प्रॉपर्टी का हो रहा है, उस व्यक्ति का हो रहा है जिस व्यक्ति के वो निजी संपत्ति है। ठीक है, एग्जाम्पल, रिलीजियस रायोट्स बिटवीन टू कम्युनिटीज कॉजिंग डेथ्स एंड डैमेज। अब जब दो कम्युनिटी के बीच में दंगे होते हैं तो जान माल की भी हानि होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, कम्युनलिज्म एज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी। अब ये सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म हमारे देश के लिए जो है वो चैलेंज क्यों है? देखिए भाई, कम्युनलिज्म गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल, बट कम्युनलिज्म डिवाइड्स पीपल ऑन द रिलीजन लाइन्स, इट वीकेंस द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, लोकतंत्र क्या कहता है कि सब लोग जो है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कानून की दृष्टि में सारे लोग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। लेकिन जब कम्युनलिज्म आता है, जब कम्युनलिज्म पे फोकस किया जाता है, तो आपके क्या हो जाता है? लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, और जब एक वर्ग को अपन ने बांट दिया तो ऑब्वियस सी बात है अपन जो है वो उनके अधिकार नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र कह ही नहीं रहा है, लोकतंत्र इक्वलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, सेकुलरिज्म। ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी वापस सुन लो। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो राज्य है वो किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देगा। समझ में आया? कोई भी राज्य किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देगा। ठीक है, शॉर्ट में कहे तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। राज्य जो है वो सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, सेकुलरिज्म मींस दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। सारे धर्मों के साथ राज्य समान व्यवहार करता है। द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। सरकार जो है वो किसी भी धर्म के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करती है। इट एंश्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल सिटीजन। और वो ये कोशिश करती है कि सारे धर्मों के लोगों के साथ जो है वो समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडिया सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स ऑफ ऑल रिलीजन। भारत में जो है हम सबको सारे धर्मों के लोगों को जो है वो अपना त्योहार मनाने की आजादी है। आपको कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि आप जो है वो ये त्योहार नहीं मनाओगे या यह त्योहार नहीं मनाओगे, और अगर वो ऐसा करता है तो क्या क्रिएट हो जाती है? प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए भाई, कास्ट इनइक्वलिटीज एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, जाति किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है। ठीक है, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। ठीक है, देखो भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उस धर्म में कुछ जाति के लोग हैं, और जाति के अंदर भी उपजातियां हैं। ठीक है, जाति के अंदर भी क्या है? आपके उपजातियां हैं। तो कई बार जाति के आधार पर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए भाई, कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सेक्शनड बाय रिचुअल्स। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद है कि पहले जो है भारत वैदिक काल में 4 जो है वो वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का क्या काम था? एजुकेशन देना। क्षत्रियों का क्या काम था? लोगों को, जनता की प्रोडक्शन करना। वैश्यों का जो काम था वो क्या काम था? व्यापार करना, बिजनेस करना। और जो शूद्र थे उनका काम था खेती करना। तो पहले जो है आपकी जाति आपके कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जो काम करता, जो व्यक्ति जो कर्म करता, उससे उसकी जाति बन जाती। ठीक है, जरूरी नहीं था अगर एक ब्राह्मण व्यक्ति अगर वो राजा बन जाता तो वो क्या कहलाता? क्षत्रिय। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? यही जो वर्ण है वो आपके कर्म से जन्म पे आधारित हो गया। आज देखो आप लोग, आप जिस जाति में पैदा होते हो ना, वही जाति आपके नाम के पीछे लगती है। जो काम आप कर रहे हो वो आपकी क्या बन गई है? आज जाति बन गई है, और जन्म के आधार पर आप उससे बाउंड हो गए हो। समझ में आया आपको? सोनार का काम करने वाला व्यक्ति अगर सोनार है तो उसका बेटा भी क्या कहलाएगा? सोनार। समझ में आया? लोहार का काम करने वाला जो आदमी है उसका बेटा भी क्या कहलाएगा? लोहार। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे देखो, रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एंड पेरियार अपोज्ड कास्ट इनइक्वलिटीज। ठीक है, ये देखिएगा आप, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार, इन्होंने जो है वो जाति जो असमानता होती थी लोगों के साथ, इसका घोर विरोध किया है। ठीक है, आगे देखिए,
नेक्स्ट स्लाइड है आपके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, हमारा संविधान ये मेक श्योर करता है कि किसी भी के साथ जो है वो भेदभाव ना हो, धर्म, जाति, लिंग, उसका जन्म स्थान, उसका जो है वो क्या कहते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, उसके आधार पर जो है वो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, और इस चीज को जो है वो रोकथाम कौन करता है, वो करता है आर्टिकल 15। समझ में आया? आर्टिकल 15 ये मेक श्योर करता है कि किसी के भी साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के स्थान के आधार पर उसके साथ क्या हो, भेदभाव ना हो। कौन मेक श्योर करता है? आर्टिकल 15। ठीक है, आगे देखिए, येट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्पररी इंडिया। ठीक है, जाति के आधार पर जो असमानता हो रही है वो आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, स्पेशली उस एरिया में जहां पे एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। ठीक है, कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंसेस मैरिज, एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिटिक्स। जाति जो है वो आज भी अपन देखेंगे तो विवाह, शिक्षा, नौकरी और राजनीति को क्या करती है, प्रभावित। ठीक है, अब ये आपके लास्ट स्लाइड है। ठीक है, कंक्लूजन एंड की टेकअवेज, पूरे चैप्टर का जो है वो कंक्लूजन क्या है और क्या सीखने को मिला। सबसे पहली चीज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, कि भाई के भारत में जो है जो सामाजिक विविधता है उसमें आपके जेंडर यानी लिंग, कास्ट यानी जाति और रिलीजन यानी धर्म महत्वपूर्ण रूप है। सेकंड देखने जाएंगे कि ये तीनों चीजें क्या करती है, राजनीति को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तीसरा, वुमेन्स स्ट्रगल्स लेड टू रिजर्वेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। औरतों के जो मूवमेंट हुए, चाहे फेमिनिस्ट मूवमेंट हो या कोई और मूवमेंट हो, इन्होंने जो है उनको राजनीति में भी जो है वो प्रतिनिधित्व देने का दर्जा दिलाया। ठीक है, आगे देखिए, सेकुलरिज्म इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी फॉर कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता से जो है वो राजनीति को बचाने के लिए जो है वो सेकुलरिज्म जरूरी है। और अगला, कास्ट पॉलिटिक्स हैज एम्पावर्ड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स बट आल्सो क्रिएटेड टेंशन। अब जाति के आधार पर जो राजनीति होती है उससे इनइक्वालिटी तो होती है, लेकिन कभी कभी समस्या भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है भाई समाज में, तनाव। ठीक है, हेल्दी डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इक्वालिटी, जस्टिस एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। हमारा लोकतंत्र अच्छे से काम तभी करेगा जब सबको क्या मिले, समानता, जस्टिस यानी कि न्याय और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। सबको जो है वो पॉलिटिक्स हो गई, जॉब हो गई या और भी कोई जो है वो एरिया है वहां पे जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का क्या मिले, इक्वल मौका मिले, समान मौका मिले। ठीक है, ये होता है आपका चैप्टर खत्म। ठीक है,